अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद आरिफ वक़फ़ सेवा मंच से। मेरा मोबाइल नंबर है 9920080022। संडे है, चलो बात करते हैं। ऊंचाई हासिल करने के लिए ऊंचाई हासिल करने के लिए बाज बने, धोखेबाज नहीं। साथियों, मैं बहुत अहम बात कर रहा हूँ। अगर आपको ऊंचाई हासिल करनी है तो आप अपने स्किल से, अपने टैलेंट से, आपके पास में जो हुनर है उससे आप ऊंचाई हासिल करो, किसी को धोखा देकर नहीं। जैसे कि एग्जांपल बात करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। संडे है तो बात तो शेरागली कब्रस्तान शोलापुर की होने ही होना है। जो वहाँ के अभी प्रेजेंटली मुतवल्लीज लोग हैं, में कम मस्जिद के हैं, बाद में उनके साथ में जो सुल्तानिया मस्जिद है, ये जो कॉमन सब मस्जिद है, इन्होंने क्या किया है शोलापुर वालों के साथ में? धोखा तो किया है, चाले क्या कर करके। मैंने कितने बताया आपको, कितने सारी बार बातें बताया आपको दोस्तों। ये ना, नो डाउट आज एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे हैं कि उनको लगता है कि हमको एक रुतबा मिल गया है, सोसाइटी के अंदर हमारी इज्जत है, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं वो कि अल्लाह देख रहा है। अगर ये जिस दिन उनको समझ में आ जाए ना, उस दिन वो माफ़ी के हकदार हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने रमज़ान के महीने भी उनको काफ़ी गुजारिश की थी। अब जो इशू में बात करने चाह रहा हूँ शोलापुर वाला, आप समझ लीजिएगा। इन लोगों ने जो फाइनल प्लॉट नंबर 99 में जो मतलब कि गवर्नमेंट का था, जिसके ऊपर उन्होंने चिराग रेसिडेंसी बनाई थी, बनाने के बाद में इन्होंने क्या किया, काफ़ी लोगों को बेचा। जो बेचारे इन्वेस्टर है, जिनको मकान लेने थे या किसी को दुकान लेनी थी, उन लोगों ने लिया। ठीक है, अब क्या हो गया कि ना ही वो प्लॉट वक़फ़ का है। ठीक है, अच्छा, जब बेचे हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2012 का जजमेंट मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एलिनिएटेड। आपके शोलापुर के अंदर एक पागल आदमी है जो बताता है कि बहुत होशियार है, लेकिन वो मेरे नज़र के अंदर पागल है, क्योंकि उसने वो चिराग रेसिडेंसी के अंदर करोड़ ऑफ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। वो इसके लिए पागल हो गया है। आप जिसको कहते हो ना कि कितने लगाए, वो आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। वो आदमी पागल हो गया है। उसने मुझे भी फ़ोन किया था, मुझसे भी मतलब कि जब बात किया तो मुझे समझ में आ गया था कि उसका टैलेंट कितना है, बेवकूफ़ है। क्योंकि 2012 का सुप्रीम कोर्ट का जो एड इंटरिम ऑर्डर है, उसके अंदर ही बता दिया गया है कि प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एलिनेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब वक़फ़ एक्ट आया था 1995 में, जो 96 में हमारे हिंदुस्तान के अंदर लागू हुआ था, तो सेक्शन 104 देख लो क्या है, प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेल, ट्रांसफ़र, एलिनेटेड, है ना? तो वो भी तो है ना। तो तुमने जो प्रॉपर्टी बनाई और बेची, वो उसी के बाद बेची है, तो बात खलास हो जाती है। तो जिन लोगों ने ये सब बातों को मद्देनज़र नहीं किया, उनको बेचारों को, इनोसेंट लोगों को पता नहीं था कि भाई वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, बेच सकते कि नहीं बेच सकते हैं, और इन्होंने एक अपना इन्वेस्टमेंट लगा दिया उस प्रॉपर्टी के अंदर। कुछ लोग मुझे अप्रोच किए हैं शोलापुर से, जिनके बेचारों के मकानात भी है, चिराग रेसिडेंसी में जो नई बिल्डिंग बनी उसके अंदर दुकानें भी हैं। तो वो जब अपने जो फ्लैट और वापस करने के लिए गए इन लोगों के पास में, मुतवल्ली के पास में, तो ये लोग उनको कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि धमकियां दे रहे हैं कि आप अगर पुलिस स्टेशन में जाते हो, हमारे खिलाफ कंप्लेंट करते हो, तो हम आपका पैसा भी रिटर्न नहीं करेंगे और ना ही आपको कॉपरेट करेंगे। साथियों, डरने की ज़रूरत नहीं, पेपर मेरे पास आ गए। अगर आप हिम्मत नहीं करेंगे तो सैयद आरिफ तो करने ही वाला है हिम्मत। मेरे पास तो डॉक्यूमेंट आ चुके थे पहले से, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आ रहे हैं। सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शोलापुर वालों, जितना तुम डॉक्यूमेंट भेजने के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाते हो ना, उतना ही इंटरेस्ट आप अगर कलम उठाने में दिखाओगे ना, मज़ा आएगा। नहीं तो तुम्हारा छोटा भाई, बड़ा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा हमदर्द है, बिल्कुल बैठा है। चलो, उससे पहले एक बात करना चाहता है। मेरे शोलापुर के अंदर मेरा एक दोस्त है, रियाज हुंडेकरी। दोस्त, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला तुम्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, तंदुरुस्ती दे। ये एक सच्चे दोस्त की तुम्हारे लिए दिल से दुआ है। आप अगर मुझे अप्रोच नहीं कर रहे हो ना, रियाज हुंडेकरी साहब के पास में भी अगर चले गए और बोलो कि आरिफ भाई के पास में ये पेपर पहुंचाने हैं या मैटर पहुंचाना है, तो मैटर मेरे पास पहुंच जाएगा। क्योंकि वो दो जिस्म एक जाने, हम ये कह सकते हैं। तो मुझे नाज है ऐसे दोस्तों पर, अल्हम्दुलिल्लाह। यस, तो सबसे पहले तो अगर मैं शोलापुर के कोई भी मेरे दोस्त मेरे वीडियो देख रहा है और अगर वो रियाज भाई को मिलता है, तो बोलो कि सैयद आरिफ का सलाम कबूल करें और जन्मदिन की मुबारकबाद कबूल करें। तुम जो चिरागली कब्रस्तान के जो मुतवल्लिस हैं, वो धमकी देना बंद कर दे लोगों को, मेहरबानी करके बोलता है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी।
हद हो गई है यार। मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब वजात मिर्ज़ा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि मिर्ज़ा साहब, आपके बोर्ड मीटिंग के अंदर ये इशू आपके पास में आ चुका है और मैटर हियरिंग पर है। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इनके बैंक अकाउंट को आप इमीडिएटली अटैच करवा दीजिएगा, क्योंकि ये इनके बैंक अकाउंट अगर अटैच हो जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली सरेंडर करने के लिए आपके पास में आ जाएंगे। वरना ये इनको ऐसा लग रहा है कि बोर्ड हमारे को कुछ नहीं करेगा और जो बोल रहा है बोलने दो, और जो लोग हैं सोलापुर के वो कमज़ोर है बेचारे, गरीब लोग हैं, वो इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हम्बल। देख लीजिए आप इसको कितना मतलब कंसिडर करते हैं। मुझे तो उम्मीद है बस इंशाअल्लाह ताला कि आप ज़रूर इसको सुनेंगे और इसके ऊपर कुछ काम करोगे। वैसे मैं बीच में कुछ दौर चल रहा था अभी, तो उसके बारे में कहना चाहूँगा। काट कर गैरों के पैर खुद लगा लेते हैं लोग, काट कर गैरों के पैर खुद लगा लेते हैं लोग, इस ज़माने में कुछ इस तरह ही कद बढ़ा लेते हैं लोग। जो पिछले दिनों में बात हो रही थी उसके बारे में। आप लोगों को पता है कि हमारे वक्फ बोर्ड के जो सीईओ थे अनिश शेख साहब, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, फिर सब्सिक्वेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको सस्पेंड किया। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। आगे चल के वक्फ बोर्ड के कुछ मेंबर भी वक्फ बोर्ड से निकलेंगे, आपको पता चलेगा। बात करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट हुई है, अभी महाराष्ट्र के अंदर चेंजेस हुई है, तो ये अल्था फतल हुई है, तो इसका हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर जो नॉमिनेटेड मेंबर है उन पर क्या असर हो सकता है। किसी ने मुझे पूछा था, तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। साथियों, आप भी सुनो। जहाँ तक मेरा अपना नॉलेज है, मेरी स्टडी है, उसके तहत मैं बता रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। पिछली गवर्नमेंट जो थी ऑनरेबल उद्धव ठाकरे साहब की, उन्होंने जो नॉमिनेट किए थे मेंबर्स, सोशल कैटेगरी के मेंबर थे, मौलाना कैटेगरी के मेंबर थे, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो उनको नॉमिनेट किया था। अब चूँकि ऑनरेबल सीएम साहब ने रिज़ाइन कर दिया, तो उनकी पूरी बॉडी डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब ये जो मेंबर है, ये मेंबर भी उन्हीं के नॉमिनेटेड है, तो क्या ये भी घर जाएंगे? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इनका जब गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन निकलता है, तो नोटिफिकेशन इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years टाइम। आप अगर इनको निकालने की कोशिश करेंगे और ये सोचेंगे कि भाई सीएम गया तो ये भी घर पे जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। इनके नोटिफिकेशन के अंदर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है, उसके अंदर एक टेन्योर रहता है, पीरियड रहता है, फॉर यू हैव बीन अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ सो एंड सो फॉर अ पीरियड ऑफ सो एंड सो अंडर दिस कैटेगरी। तो अब अगर वो नोटिफिकेशन 5 साल के लिए है, तो अब हम ये समझ के चले कि ये गवर्नमेंट गई तो ये भी जाएंगे, तो नहीं। इनको अगर इनकी पोस्ट से निकालना है, तो इनके जो अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन निकला है, वैसे एक नया नोटिफिकेशन निकाल के इनको उनके जगह से निकालना होगा। वैसे ही जिससे अनिश शेख साहब को निकालने के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था मंडे को, ठीक है। और पिछले दिनों में कुछ एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस चला था। वो केस का नाम आप लोगों को सब पता होगा, काफ़ी फेमस केस है। उस केस के अंदर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है और कंफर्म किया है कि नोटिफिकेशन को अगर कैंसिल करना है तो नोटिफिकेशन के सामने, नोटिफिकेशन को कैंसिल करना है तो नोटिफिकेशन के सामने। ऐसा नहीं कर सकते कि वो गवर्नमेंट के तो आप भी जा सकते हैं। तो आप प्लीज़ अपने माइंड को उस तरह से ज़रा बना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं एक संगीन मस्जिद अम्बेजोगाई चेयरमैन सर, आपके वक्फ बोर्ड के एक मेंबर है, पिछले दिनों काफ़ी वीडियो डाल रहे थे कि मुझे लेटर लिखो, मैं अनिश शेख साहब को ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। तो डेफिनेटली वीडियो मेरे पास है, तो मैंने भी देखा, अच्छा लगा, एक अवेयरनेस आ रहा है, मुझे बहुत खुशी है। मैं चाहता हूँ कि हर तीसरा आदमी वीडियो बनाए, हर तीसरा आदमी लेटर लिखे। क्यों नहीं लिखे? अधिकार है उनका, करना चाहिए। तो जनाब खालिद बाबू कुरैशी साहब की बात कर रहा था मैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास अनिश शेख के कंप्लेंट्स भेजो, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो चेयरमैन सर, आपको पता होगा कि संगीन मस्जिद के बारे में मैंने कितने लेटर्स लिखे थे। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 20 लेटर लिखे मैंने। वो जब मैंने लेटर लिखे हैं तो सब लोगों को मैं क्या करता हूँ, मेल करता हूँ। उसके अंदर खालिद बाबू कुरैशी साहब भी नहीं है ना। खालिद साहब, आप हज पे जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपका हज कबूल करे, आपकी इबादत कबूल करे, आपकी नमाज़ कबूल करे, और दुआ में आप अपने लिए भी और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, ऐसे मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। खालिद बाबू साहब, आपको भी मेरे मेल मिले। इनफैक्ट आपकी और मेरी टेलीफोन पे बात भी हुई थी समीर काजी के बारे में, और मैंने आपको अथॉरिटी भी दिया था कि आप मेरे बिहाफ में लेटर लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं मुंबई में नहीं हूँ, बाहर हूँ।
और जो लेटर आप लिखोगे फॉर करके मैं कभी भी साइन कर दूंगा, आई एम गिविंग यू विद द कंसेंट। एम आई राइट सर? आप खुद गवाह हो, झूठ तो बोल ही नहीं रहा हूँ मैं, ना ही बोलता हूँ। आपने तो वो भी नहीं काम किया सर। अगर आप वो लेटर, चलिए वो लेटर नहीं क्या बनाया आपने, आज तक के आपको मेरे 18 से 20 लेटर्स मिले, उसके पहले कितने लेटर मिले होंगे? आप अपना मेल चेक कर लीजिएगा। कितनी मरतबा आपकी मेरी बात हुई कि सर आप कम से कम मेरे लेटर को फॉरवर्ड करके सीसी मुझे दे दो कि मिस्टर आरिफ, आई रिसीव्ड योर दिस कंप्लेंट, आई एम फॉरवर्डिंग दिस लेटर टू द वकफ चेयरमैन एंड द वकफ सीईओ टू लुक दिस मैटर एंड काइंडली कीप दिस मैटर इन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। कितनी मरतबा आपसे मेरी टेलीफोनिक बात हुई? आपने कभी मेरे एक भी सिंगल मेल को या मेरे लेटर को जवाब दिया? नहीं दिया। जब मेरे इतने सारे लेटर्स को आप जवाब नहीं दे रहे हो और आप कह रहे हो महाराष्ट्र के पब्लिक को कि हमको लिखो, आप एक पर्टिकुलर अनिश शेख को बारे में टारगेट क्यों कर रहे हो यार? वो चीज़ क्या है अनिश शेख? क्यों उसके पीछे इतना वक्त बर्बाद कर रहे हो? आपका इनिशिएशन बहुत अच्छा है, आई अप्रिशिएट इट, लेकिन वक़फ़ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपने को, अपने जो आवाज़ उठाया है उसको आगे बढ़ाओ। आप कौन से पार्टी से है, कौन से ग्रुप से रखते हैं, नहीं, मेरा एक ही इंटरेस्ट है, एक ही दिमाग में चलता है कि हम सब मुसलमान हैं, हम सबको मिलकर वक़फ़ की प्रॉपर्टी को बचाना ये हमारा फ़र्ज़ है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं पहले भी आपको करते आया था और इंशाल्लाह आगे भी आपको मतलब कि तकलीफ़ देता रहूँगा, लेटर भेजता रहूँगा और आपसे गुजारिश करता रहूँगा कि आप मेरे लेटर को रिस्पॉन्ड करो। चलो ठीक है, आपने अगर सपोज कि स्टार्ट किया, अनिश शेख साहब से स्टार्ट किया तो कोई बात नहीं है, वो इशू ख़त्म हो गया है। अनिश शेख इज़ नो मोर नो। क्यों? क्योंकि उसके बारे में इतने सारे कंप्लेंट्स है, पिटीशन ऑलरेडी फाइल हो चुकी है और जो एक्शन लेना था वो एक्शन ले लिया गया है। ही हैज़ टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम आगे क्या सोचें? आगे का लेट अस टॉक अबाउट द संगीन मस्जिद अंबे जोगाई। साथियों, 350 एकड़ ज़मीन है। सैयद आरिफ चिल्ला इसलिए रहा है कि मुझे पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ना ही कोई मतलब के जंग है। 350 एकड़ ज़मीन है। या तो आप मुझे सेटिस्फाई कर दो कि ये ज़मीन वक़फ़ नहीं है, मैं मान जाऊंगा, या मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं अपनी दिल की गहराई से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इसकी हेयरिंग लगाओ, इसकी हेयरिंग लगाओ और बताओ ना, आप डॉक्यूमेंट के बेस पे बताओ, जो 10 टुकड़े है 10 टुकड़े की हेयरिंग लगाओ और कहो कि ये वक़फ़ नहीं है ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड, मुझे इत्मीनान हो जाएगा। लेकिन कुछ इनिशिएटिव करो। चलो खालिद बाबू साहब, आप हज पे गए हो, वहीं से एक लेटर तो डाल दो चेयरमैन साहब को, एक मेल तो कर दो कि 350 एकड़ ज़मीन बचाना है। हमको किसी से बदला नहीं लेना है, ना किसी को नीचे दिखाना है। हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हमको 350 एकड़ बचाने हैं। ज़मीन 350 एकड़ है, ध्यान में रख लीजिएगा दोस्तों। संगीन मस्जिद की ज़मीन जो अंबे जोगाई के अंदर है वो टोटल 10 टुकड़ों में है, 350 एकड़ ज़मीन है। और जहाँ तक मेरा अपना नॉलेज है, ऑनरेबल वक़फ़ बोर्ड के जो एक्स सीईओ है जनाब अनिश शेख साहब, इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर भी अपनी जो एफिडेविट फाइल की है, उस एफिडेविट में उन्होंने कहा है कि संगीन मस्जिद की जो ज़मीन है वो सर्विस इनाम है। सर्विस इनाम यानी कि वक़फ़ बेच नहीं सकते, क्योंकि जो भी सर्विस करने के लिए आएगा, इमाम का सर्विस करने के लिए आएगा, उसको उसका फ्रूट्स मिलता रहेगा, वो उसका बेनिफिशियरी रहेगा, वो खाता रहेगा और जाता रहेगा, दूसरा आता रहेगा, लेकिन ज़मीन वैसी की वैसी इंटैक्ट रहेगी वक़फ़ में। ये सर्विस इनाम का डेफिनेशन है। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट बहुत है, सीईओ साहब ने कह दिया है, एसपी साहब को लेटर लिखा था, अब उसके बाद में क्या हुआ था दैट इज़ नॉट माई इशू। तो चेयरमैन सर, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अगर सपोज़ कि मेरी हेयरिंग लगा देते हो तो आई विल बी हाईली ऑब्लाइज। प्लीज़, आज मैं मतलब कि एक ऐसी मूड से आया हूँ, नए डॉक्यूमेंट लेने थे मुझे, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट्स नए लेने से पहले मैं सोच रहा था कि कुछ पुराने इशूज़ के ऊपर हम थोड़ा सा हाईलाइट्स करें, उसके ऊपर थोड़ा सा उजागर करें। तो मुझे उम्मीद है कि चेयरमैन सर आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ करोगे। इसके लिए मैं चाह रहा था कि आप अल्हम्दुलिल्लाह एक क्वालिफाइड पढ़े लिखे, और मुझे बहुत नाज है, सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, अल्लाह गवाह है, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे वक़फ़ बोर्ड के अंदर, वक़फ़ बोर्ड के जो चेयरमैन है एडुकेटेड है, क्वालिफाइड है। 2 खासदार आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 2 मौलाना आ गए हैं, 2 वकील कैटेगरी के हैं, 2 एमएलए कैटेगरी के हैं, मुतवल्ली कैटेगरी के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फुल बॉडी कंप्राइज हो गई है, बहुत अच्छी बॉडी है। रिजल्ट अच्छा आना चाहिए सब, रिजल्ट। चिराग अली कब्रस्तान शोलापुर के बारे में चेयरमैन सर आपसे मैं बात करूंगा कि आप वो जो ट्रस्ट है, एक्चुअली एक ट्रस्ट नहीं, वो 3 ट्रस्ट 4 ट्रस्ट जो भी है, बुजुर्ग अली दरगाह भी है, तो ये पूरे के पूरे बॉडी को अगर सेक्शन 65 के तहत अपने कब्जे में लेते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन,
अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा कि अभी तक के जो गुनाह थे, लोगों ने जो गलतियाँ की थी, वो सब वहाँ तक रुक जाएंगी। आगे चल के मेरा सजेशन है, रिक्वेस्ट है, चूँकि मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं इसलिए मैं हक से कह सकता हूँ कि चिराग अली कब्रस्तान के अंदर वक़फ़ आलिल औलाद भी है जो इसके हकदार है। उन लोगों को लाया जाए सामने, जिनका हक है उनको बिठाया जाए, और वक़फ़ बोर्ड के एक आधी मेंबर को साथ में दे दो, जो आप लोग चाहते हो, जैसा आप चाहते हो। लेकिन जो लोगों ने गलतियाँ की है, गुनाह किए, उनको उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। हम अगर एक्शन नहीं लेंगे तो ये लोग गलतियाँ पे गलतियाँ करते रहेंगे, और क्या रहेगा कि ये बढ़ता रहेगा, मल्टीपल सीटें होती रहेगी और काम बढ़ता रहेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ चेयरमैन साहब कि संगीन मस्जिद अम्बेजोगाई की हियरिंग लगा ली जाए, और चिराग अली कब्रस्तान के अंदर आप वो जो ट्रस्ट है उसको, दोनों तीनों ट्रस्ट है, उनको सेक्शन 65 के तहत बोर्ड अपने ताबे में लें, और 63 के अंदर एक नई कमेटी बना के आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा, जो आप, जैसा मैंने, आपका अधिकार है, वो आप जिसको देना चाहें वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, इतना सब बोलते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, और शायद अगले संडे को हमारी बकरीद रहेगी, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप ईद को इत्मीनान से मनाएं, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, आप अपने लिए दुआ करें, अपनी फैमिली के लिए दुआ करें, दुआ में मुझे भी याद कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।